तो जो अपना अंतःप्रवाही नदियां हैं, तो अंतःप्रवाही नदियों में सबसे पहली कौन सी है? घग्गर। तो घग्गर में लगभग पॉइंट्स आपको मैंने कवर करवा दिया था, यानी इसका उद्गम, संगम और एक जो डायग्राम था वो बनवा दिया था, बना लिया था ना डायग्राम लास्ट में। तो डायग्राम में लास्ट में अपन ने ये देखा था कि एक तो इसमें घग्गर का जो राजस्थान में एंट्री पॉइंट है वो कौन सा है? तो पहले तो ये ऑप्शन में दिया करते थे टीबी तहसील। टीबी तहसील जो कि हनुमानगढ़ का पार्ट है। आजकल प्रॉपर गांव देते हैं जिस गांव से इसकी एंट्री होती है, तलवाड़ा। अभी शायद आपका जो पटवारी वटवारी वाला जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर झील पूछी थी, तलवाड़ा झील राजस्थान में कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। तलवाड़ा झील यही है जो घग्गर नदी के ऊपर एंट्री के ऊपर यहाँ जो बनी हुई है। तो इसकी एंट्री होती है तलवाड़ा से, और राजस्थान में जो माही है उसका एंट्री पॉइंट क्या बोला जाता है? राजस्थान में दो तीन एंट्री पॉइंट है जो फेमस है, वो खांडू बांसवाड़ा। और चंबल जहाँ से एंट्री करेगी वहाँ तीन सी एक साथ होंगे। चंबल होगा, चौरासीगढ़ होगा, चित्तौड़ होगा। तो चंबल की एंट्री चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से होती है, चंबल आएगी तब लिखेंगे अपन वो। तो घग्गर में अपन ने जो अभी तक पढ़ा है उसका एक तो जो कैचमेंट एरिया, उस कैचमेंट एरिया को नाम दिए जाते हैं। जैसे घग्गर में भी पहले काफी ज्यादा पानी था, इस सरस्वती नाम की नदी से जब बहती थी उस समय। तो इस नदी का जो इस क्षेत्र में हनुमानगढ़ के आसपास है, पानी अधिक आने के कारण ये क्या करती है, गहरी नालियां बनाती है, कटाव करती है। तो गहरी नाली के रूप में कटाव करने के कारण इसके क्षेत्र को हनुमानगढ़ में क्या बोलते हैं? नाली या पाट कहते हैं। नाली या, जैसे चंबल के द्वारा कटाव अत्यधिक होने के कारण उसमें गहरी नालियां बनती है जिसको हम कहते हैं अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन। तो अवनालिका अपर्दन कहां पर है? चंबल बेसिन में। नाली और पाट कहां पर है? घग्गर बेसिन के अंदर। और ये घग्गर जैसे ही पाकिस्तान की ओर जाती है तो पाकिस्तान में इसके कैचमेंट एरिया को एक फारसी भाषा का शब्द है हकरा, उसके नाम से इसको नाम दिया जाता है। तो पाकिस्तान में इसका जो कैचमेंट एरिया है वो हकरा कहलाता है, जबकि राजस्थान में ये नाली और पाट। नाली और पाट के पास पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को भी नाली कहा जाता है, पाट नहीं कहा जाएगा। भेड़ की नस्ल को केवल नाली, पाट एरिया होता है। तो हनुमानगढ़ में घग्गर के अपुआ क्षेत्र को पाट या नाली। जैसे लूनी बेसिन का जो एरिया है वो जालोर में किस नाम से जाना जाता है? रेल और नाड़ा। तो रेल और नाड़ा लूनी के उपनाम नहीं है, उसका एरिया है जालोर के अंदर। वैसे ही नाली और पाट है वो घग्गर के नाम नहीं है, उसके एरिया को नाम दिया जाता है। तो इसमें विशेषताएं लिखिएगा डायग्राम बनाने के बाद में, इस नदी की क्या क्या विशेषताएं। तो विशेषताओं में एक तो उपनाम लिखो इसके। विशेषता में इसके जो अदर नेम या उपनाम है वो क्या क्या है? तो एक तो इसको नाम दिया जाता है, प्राचीन नाम क्या है इसका? सरस्वती नदी प्राचीन नाम। वर्तमान में इस नदी में पानी नहीं होने के कारण इसको एक उपनाम दिया गया है, डेड रिवर। इसको मृत नदी कहा जाता है, पानी नहीं होने के कारण, बहुत कम पानी है इस कारण इसको पहले की मूल नदी सरस्वती का केवल अवशेष माना जाता है। तो इसका मीनिंग पहले वाली जो मुख्य नदी है वो मर चुकी है, डेड रिवर है ये, मृत नदी के रूप में। इसके बाद में इसको नाम दिया जाता है अपने यहाँ राजस्थान के अंदर दृष्टद्वती रिवर। दृष्टद्वती रिवर के रूप में, दृष्टद्वती नदी के रूप में पंजाब हरियाणा की ओर ये नाम वैसे मुख्यतः प्रचलित है। एक अपने ये जो मानसरोवर वाला जो नाला है ना, ये द्रव्यवती है, ये द्रव्यवती है, और ये दृष्टद्वती है, दृष्टद्वती रिवर। इसी नदी को कहा जाता है नट रिवर, इसी रिवर को कहा जाता है सोता रिवर। इसी को नट या सोता रिवर, नट या सोता रिवर। सोता यानी ये स्लीपिंग रिवर के रूप में है कि यह नदी वर्तमान में सो चुकी है। नट, नट जाति जो जैसे नाटक करती है ना रस्सी पे चल के,
तो कहा जाता है इस नदी में कहीं पानी दिखता है कहीं नहीं दिखता, तो नटों की नदी है, तो नट जैसे नाटक करते हैं वैसे नाटक करती हुई नदी, तो ये नट नदी है। यह स्लीपिंग रिवर है, ऐतिहासिक नाम दर्शदवती और प्राचीन नाम सरस्वती है। पानी नहीं होने के कारण इसको डेड रिवर। आजकल एग्जाम में ये ज्यादा दिया जा रहा है। अगर क्वेश्चन ये हो कि प्राचीन नाम क्या है घग्गर नदी का, तो प्राचीन नाम, तो आंसर रहेगा सरस्वती नदी। उपनाम के बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालिए पॉइंट नंबर 2, घग्गर का अपवाह क्षेत्र। घग्गर का अपवाह क्षेत्र या कैचमेंट एरिया। एक तो नालिया पाट के नाम से कैचमेंट एरिया और एक खकरा के नाम से। नालिया पाट ये क्षेत्र इसका हनुमानगढ़ में होता है, हकरा वाला ये शब्द इसके लिए पाकिस्तान में होता है। तो घग्गर का कैचमेंट एरिया कौन सा है वो तो आपको पता है कि गंगानगर हनुमानगढ़ है, लेकिन इसके अपवाह क्षेत्र को नालिया पाट कहाँ बोला जाता है, हनुमानगढ़ में, और इसके अपवाह क्षेत्र को हकरा कहाँ बोला जाता है, पाकिस्तान में। तो ये नदी के नाम नहीं है, इसके कैचमेंट एरिया के नाम है। जब हनुमानगढ़ में जिस एरिया को कवर करती है वहां गहरे गड्ढे बनाती है वो है नाली क्षेत्र, और चंबल में इस प्रकार के क्षेत्र को कहा जाता है अवनाली का अपर्दन क्षेत्र या बीहड़ क्षेत्र। और पाकिस्तान में इसी प्रकार का एरिया इसका किस नाम से, फारसी भाषा के शब्द हकरा से संबंधित है। अब हकरा का फारसी में मीनिंग क्या है ये तो ध्यान नहीं है इसमें, फारसी मीनिंग शब्द क्या होता है। नाली का मीनिंग तो होता है गड्ढे, अपन कहते हैं ना कटाव से नाली बन गई, गड्ढे बन गए। अब इसके पास पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को भी नाली कहा जाता है, तो इसी पॉइंट में नोट में लिखो, नोट में लिखिएगा हनुमानगढ़ में घग्गर के पास पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को भी नाली कहा जाता है। हनुमानगढ़ में घग्गर के पास पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को भी नाली कहा जाता है। हनुमानगढ़ में घग्गर के पास पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को भी नाली कहा जाता है। हनुमानगढ़ में घग्गर के पास पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को भी नाली कहा जाता है। हनुमानगढ़ में घग्गर के पास पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को भी नाली कहा जाता है। इसके बाद में लिखिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर थर्ड में ये अपना हिमालय क्षेत्र है भारत का। हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी घग्गर है, इसके अलावा कोई भी नदी राजस्थान में एंट्री नहीं करती। जैसे यमुना है तो यमुना बाहर से निकल जाती है, उसमें जाके गिरने वाली कुछ नदियां हमारे इधर से, जैसे चंबल हुई, बाण गंभीर नदी हुई, बाणगंगा नदी पहले हुआ करती थी ऐसी, जो चंबल की यमुना की सहायक नदी थी, वर्तमान में वो अंतः प्रवाही नदी है। तो हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी घग्गर, और राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर पाकिस्तान की ओर जाने वाली एकमात्र नदी घग्गर। और हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय का जब निर्माण हो रहा था उसका नीचे वाला जो भाग है, ऊपर वाला जो हिमालय है उसका नाम है ट्रांस हिमालय। ट्रांस के नीचे की ओर था वृहद हिमालय, वृहद हिमालय के नीचे था लघु हिमालय, और सबसे लास्ट की ओर था शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय वाला जो पार्ट है, इस शिवालिक हिमालय के स्थान पर, क्योंकि हिमालय का निर्माण टेथिस सागर में हुआ है धीरे धीरे, सबसे पहले ऊपर वाली ब्रांच तो टेथिस हिमालय सिकुड़ गया, फिर वृहद हिमालय और ऊपर उठा तब टेथिस हिमालय और सिकुड़ गया और सीमित रह गया, लघु हिमालय उठा तो लास्ट में जो टेथिस सागर है वो किसके रूप में रह गया था, शिवालिक। ये शिवालिक वाला भाग है केवल ये टेथिस सागर के रूप में था लास्ट में, और बाद में धीरे धीरे इसका भी उत्थान हुआ तो टेथिस सागर का जल इससे भी बाहर निकल गया, इसका मीनिंग टेथिस सागर हमारे यहाँ से समाप्त हो गया। फिर तो टेथिस सागर जब लास्ट में शिवालिक के रूप में था तो इसके अंदर पश्चिम की ओर से एक धारा उत्पन्न हुआ करती थी सिंधु, इस वाले पार्ट से,
तो इस साइड वाला जो है ये पार्ट था इंडस के नाम से फेमस, सिंधु को कहते हैं। और इस साइड में जो पूर्वी भाग है इसमें से ब्रह्मपुत्र, आज पूर्व की ओर से आती है ना हिमालय के पूर्व अरुणाचल और असम की ओर से आने वाली नदी को हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र, और इस साइड में पश्चिम की ओर से जाने वाली पाकिस्तान की ओर सिंधु। तो इस शिवालिक के अंदर जो जलीय क्षेत्र था उसको कहा जाता था इंडो ब्रह्म, वो एक जल धारा मानी जाती थी, बड़ी नदी इंडो ब्रह्म। तो इंडो का पश्चिमी भाग है उससे तो निकली इंडस, और पूर्वी भाग है ब्रह्म, उससे इस साइड में ब्रह्मपुत्र। तो ये इंडो ब्रह्म जो पार्ट है रिवर का, उससे ये उद्गमित होती है। इसका मीनिंग लास्ट का जो टेथी सागर का जो पोर्शन था, जो टेथी सागर का जो अंतिम भाग है जो किसके रूप में था, शिवालिक। जैसे ही ये ऊपर की ओर उठा शिवालिक तो इसके ऊपर ग्लेशियर बने शिवालिक के, और उन ग्लेशियरों के पिघलने से माना जाता है कि सरस्वती नदी का उद्गम हुआ। और धीरे धीरे ये ग्लेशियर खत्म हो गए तो धीरे धीरे नदी भी समाप्त हो गई। तो शिवालिक के जब तक ग्लेशियर थे तो शिवालिक के ग्लेशियर बने कैसे, तो धीरे धीरे अवसाद ऊपर उठे, और ये अवसाद किस स्थान पे उठे, ऊपर जहां टेथी सागर था उस भाग को हम क्या कहते थे, इंडो ब्रह्म। लास्ट में टेथी सागर का जो जलीय क्षेत्र वो इंडो ब्रह्म के नाम से जाना जाता था, तो इसे इंडो ब्रह्म का पार्ट माना जाता है। तो इंडो ब्रह्म यानी जो शिवालिक के स्थान पे टेथी सागर का पानी था वो है। तो इसका मीनिंग है शिवालिक हिमालय से उद्गमित होकर राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी। तो राजस्थान में हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी घग्गर है, और अंतः प्रवाह में कहा जाता है कि ये हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन इतने स्टेट्स को क्रॉस करके और बाद में पाकिस्तान की ओर जाने वाली एकमात्र नदी है। तो इसका मीनिंग है देश में अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन है, घग्गर नदी को माना जाता है। तो इसमें लिखिएगा पॉइंट नंबर 3 में, हिमालय से राजस्थान आने वाली एकमात्र, हिमालय से राजस्थान आने वाली एकमात्र नदी हिमालय से राजस्थान आने वाली एकमात्र नदी, और आगे डेस्क करके लिख दो घग्गर, घग्गर नदी। द ओनली रिवर ऑफ राजस्थान स्टेट विच कम्स फ्रॉम हिमालय, हिमालय से राजस्थान आने वाली एकमात्र नदी घग्गर नदी। नेक्स्ट, राजस्थान राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा, ब्रैकेट में लिख देना रेड क्लिफ, राजस्थान की एकमात्र नदी राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार कर पाकिस्तान जाती है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार कर पाकिस्तान जाती है। और आगे डैश करके लिख दो घग्गर नदी। पाकिस्तान जाती है तो वो नदी कौन सी है, घग्गर नदी। नेक्स्ट लिखिए, अब पाकिस्तान जाती है, इसका अंतिम स्थान वहां कौन सा माना जाता है, फोर्ट अब्बास। नेक्स्ट पॉइंट लिखो फोर्ट अब्बास, यह पाकिस्तान में स्थित घग्गर का अंतिम स्थान है। फोर्ट अब्बास अंडरलाइन करके आगे लिखो, यह पाकिस्तान में स्थित घग्गर का अंतिम स्थान, इट्स लास्ट पॉइंट ऑफ घग्गर इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। यह पाकिस्तान में स्थित घग्गर का अंतिम स्थान, यह पाकिस्तान में स्थित घग्गर का अंतिम स्थान है।
ये जो शिवालिक हिमालय है, इस शिवालिक हिमालय पर जो लास्ट में टेथी सागर था तब किसके रूप में था वो? इंडोब्रम जलधारा के रूप में। तो घग्गर है, इस घग्गर को इसी का ही पार्ट माना जाता है। तो घग्गर को प्राचीन इंडोब्रम का भाग माना जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है कि हिमालय के इंडोब्रम क्षेत्र की कौन सी नदी राजस्थान में बहती है? तो इंडोब्रम क्षेत्र यानी जो शिवालिक वाला पार्ट था, तो हिमालय की एक ही नदी बहती है हमारे यहाँ, घग्गर। तो घग्गर को प्राचीन इंडोब्रम का भाग माना जाता है। घग्गर को प्राचीन इंडोब्रम का भाग माना जाता है। घग्गर को प्राचीन इंडोब्रम का भाग माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। एक अंतः प्रवाह वाला पॉइंट अभी मैंने आपको बताया था कि यहां से हिमाचल की ओर से निकलकर 4 स्टेट को क्रॉस कर बाद में पाकिस्तान की ओर जाने वाली देश की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी। तो देश की लंबी नदी नहीं बोल रहे अपन, लंबी किस आधार पे? अंतः प्रवाह के आधार पे। तो देश की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है घग्गर। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 में लिखिएगा, घग्गर देश की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है। घग्गर देश की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है। इंडिया में इससे लंबी कोई नहीं है। देश की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है। देश की है तो राजस्थान की भी, राजस्थान में सबसे लंबी मानी जाती है कांतली को। राजस्थान में, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल, और केवल राजस्थान में सबसे लंबी नदी बनास। केवल राजस्थान में, तो इसका मीनिंग केवल राजस्थान का एरिया लिया जाए तो राजस्थान के बाहर उसका एरिया नहीं हो, क्योंकि राजस्थान का बाहर होगा तो राजस्थान की तो है लेकिन बाद में दूसरे की भी है। तो इसका मीनिंग है राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो इंडिया की सबसे लंबी नदी है क्या वो राजस्थान में है? अंतः प्रवाह के अंदर। तो अंतः प्रवाह में जो घग्गर देश की सबसे लंबी नदी है वो राजस्थान में भी है, तो वो राजस्थान की भी सबसे लंबी नदी। लेकिन राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी कौन सी है? तो राजस्थान में माना जाता है कांतली नदी को, जिसका एरिया लगभग 100 किलोमीटर राजस्थान में है। इसका एरिया तो लगभग 400 कुछ है, इस कारण देश की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है। और जो देश के उसको राजस्थान की भी मानते हैं, लेकिन राजस्थान में नहीं मानते, की मानते हैं। तो ये वाला पॉइंट है, ये समझ में आ रहा है? घग्गर देश या राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी। इसी के साथ में नोट में लिखो, नोट में लिखो, जबकि जबकि राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी, जबकि राजस्थान में, मैं को अंडरलाइन कर देना इसमें, जबकि राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी, सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी, आगे डैश करके क्या लिखोगे? कांतली। तो कांतली किस कंसन या किस कंटेंट में है? मे वाले में, कि लॉन्गेस्ट रिवर इन राजस्थान स्टेट कांतली, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान स्टेट, तो ऑफ या राजस्थान की घग्गर। अब इस नदी का प्राचीन मार्ग जो राजस्थान के इस साइड में मानते हैं अपन, जो जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर वाला पार्ट है, यहाँ इसके प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। उन व्यक्तियों का नाम क्या है? श्रीराम वाड्रे, श्रीराम वाड्रे एवं हनुमंता राय। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, घग्गर के प्राचीन मार्ग को ये या तो व्यक्तियों के नाम पहले लिख दो, श्रीराम वाड्रे एवं हनुमंता राय को घग्गर के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए नियुक्त किया गया है।
या घग्गर पहले लिख दो जिसने जो लिखा है। घग्गर के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए श्रीराम वाड्रे एवं हनुमंता राय को नियुक्त किया गया। इन दो व्यक्तियों को अपॉइंट किया गया है। श्रीराम वाड्रे एवं हनुमंता राय को घग्गर के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए नियुक्त किया गया है। घग्गर के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए नियुक्त किया गया है। इस साइड में जब ये हनुमानगढ़ की ओर से बहती है नदी, तो इस हनुमानगढ़ में जो हनुमानगढ़ जंक्शन है, जंक्शन यानी यहाँ का जो रेलवे स्टेशन, पश्चिमी राजस्थान से यहाँ से बहने वाली जो नदी है लूनी, लूनी जो इस साइड में बालोतरा से बहती है। कौन से एरिया में? क्यों फेमस है बालोतरा? लूनी का पानी खारा होता है और लूनी में बाढ़ आती है। तो जहाँ पानी खारा होता है वहीं बाढ़ आती है, क्योंकि नदी के पानी में बाढ़ आते ही पानी फैल जाता है। और जिस भूमि पे फैलता है भूमि कैसी होती है? लवणीय। तो नदी में वो लवणीयता मिक्स होती है, तो नदी का पानी कैसा होगा? खारा। तो नदी में बाढ़ आती है बालोतरा में, और लूनी नदी का पानी खारा होता है बालोतरा। तो बालोतरा में कहा जाता है कि जो लूनी नदी का जो पेटा है, पेटा यानी उसका कैचमेंट एरिया, वो पास का जो धरातल है उस धरातल से ऊपर है। सामान्यतः क्या होता है, जहाँ नदी बहती है वो नदी पास के धरातल से नीचे बहती है। इसका मीनिंग वो गड्ढा बनाते हुए नीचे बहती है। लेकिन राजस्थान में दो नदियां हैं, एक तो घग्गर और एक लूनी, जिनका कुछ स्थानों पे पेटा उनके स्थानीय धरातल से ऊपर है। पेटा मीनिंग समझ गए? नदी का एरिया। तो नदी का एरिया पास वाले एरिया से सामान्यतः नीचे होता है नदी घाटी। लेकिन राजस्थान में दो नदियां ऐसी हैं जिनके दो लोकेशन के ऊपर, हर जगह नहीं, सिर्फ दो लोकेशन पे, जैसे बालोतरा लोकेशन है, वो बालोतरा का जो लोकेशन है वो नीचे है, जबकि इस नदी का पेटा ऊंचा है। ऐसे ही हनुमानगढ़ जंक्शन, जहाँ घग्गर नदी है, उसका पेटा या घग्गर का जो पार्ट है वो ऊपर है, और हनुमानगढ़ जंक्शन की जो हाइट है वो कम है, वो नीचे है। तो राजस्थान में ऐसी कौन सी नदियां हैं जिनकी जो पार्ट या उनका कैचमेंट एरिया आसपास के धरातल से ऊपर है? तो ऐसे दो नदियां हैं। घग्गर के अंदर हनुमानगढ़ जंक्शन नीचा है और नदी का पेटा ऊपर है, और लूनी नदी में बालोतरा का पेटा नीचा है और घग्गर का पेटा, सॉरी, लूनी का एरिया ऊंचा है। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 में लिखिएगा, घग्गर एवं लूनी घग्गर एवं लूनी नदी का पेटा या क्षेत्र, घग्गर एवं लूनी नदी का पेटा या क्षेत्र अपने निकटतम धरातल से अपने निकटतम धरातल से कुछ स्थानों पर ऊंचा है। घग्गर का तो ऊंचा है, हनुमानगढ़ जंक्शन, और लूनी का है बालोतरा।
तो इस लाइन का मीनिंग तो समझ में आ गया ना। नदियां सामने तो धरातल पे गड्ढा बना के नीचे बहती हैं, लेकिन राजस्थान में दो नदियां ऐसी हैं जो दो जगह आसपास के धरातल से उनका पेटा ऊपर होता है, यानी कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर है वो ऊपर हाइट पर है, पास का धरातल है वो नीचे है। बालोतरा में लूनी का और हनुमानगढ़ जंक्शन के पास में घगर का। इसमें कई बार जब दोनों ही ऑप्शन में होते हैं तो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, अदरवाइज एक ऑप्शन में होता है, या तो घग्गर वाला होता है हनुमानगढ़ जंक्शन या फिर लूनी वाला होता है बालोतरा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए पॉइंट नंबर 2, दूसरी नदी अंतः प्रवाह के अंदर। तो ये घग्गर नदी की विशेषताएं आपकी कंप्लीट हो गई कि राजस्थान के अंदर अंतः प्रवाह, राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी घग्गर है और राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी कांतली, यानी जिसका एरिया राजस्थान में ही हो सबसे लंबी हो वो कांतली रहेगी। अब अगला हेडिंग भी अपना यही है, कांतली रिवर। कांतली नदी का उद्गम आप लोगों को ध्यान होगा, ये मैंने रावली की पहाड़ियां जब करवाई थी तो उसमें एक नाम लिखवाया था, खंडेला पहाड़ी। सॉरी, संगम इनका नहीं होता, कैचमेंट एरिया ही होता है। उद्गम खंडेला पहाड़ी कहां पर है? सीकर। सीकर ये खंडेला पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इसका कैचमेंट एरिया या अपवाह क्षेत्र, इसका कैचमेंट एरिया होता है सीकर और दूसरा पार्ट होता है झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू, उद्गम खंडेला पहाड़ी सीकर और कैचमेंट एरिया है सीकर एंड झुंझुनू। इस नदी के किनारे जैसा कि आपको ज्ञात हो, पहले ही मैंने बताया था शेखावाटी एरिया लिखवाया था तब, कि इसके नदी के किनारे तंवर शासकों ने शासन किया था। इस कारण इसके कैचमेंट एरिया को तोरावाटी कहते हैं। तोरावाटी के लिए फेमस है। और एक इस नदी के किनारे दो प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है, सीकर की और गणेश्वर सभ्यता। खंडेला हिल्स, सीकर यहां से उद्गमित होकर यह नदी चूरू की बाउंड्री आने से पहले ही समाप्त हो जाती है। इसका मीनिंग है जिस एरिया में बहती है, इस एरिया में एक तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट होता है, जहां से उद्गमित होकर आती है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा होता है? ये वाला पार्ट है सीकर। झुंझुनू की और इसके किनारे स्थित जो सभ्यता है उसका नाम है सुनारी सभ्यता। ये जहां का तांबा फेमस है राजस्थान में, खेतड़ी, वहां स्थित है। और इस साइड में सीकर की और इस नदी के किनारे स्थित सभ्यता है गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना। ये वाला पार्ट, तो एक तो ये इन दो सभ्यताओं के लिए फेमस रहेगी जो इसमें लिखे है अपन ने, और एक इसका जो एरिया ये तंवर शासकों के लिए फेमस है, ये वाला पार्ट जहाँ पे तंवरों ने शासन किया है। तो धीरे धीरे तंवरों के इस एरिया को नदी के कैचमेंट एरिया में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, यानी इस नदी के कैचमेंट एरिया या अपवाह क्षेत्र को हमने क्या कहना शुरू कर दिया? तोरावाटी। जैसे घगर वाले को क्या कहते हैं? नाली और पाट या हकरा। जैसे लूनी वाले को कहते हैं रेल या नाड़ा। रेल या नाड़ा होता है जालोर वाला एरिया, और नाली, पाट या हकरा होता है हनुमानगढ़ और ये पाकिस्तान वाला। वैसे ही कांतली नदी का नाम नहीं है तोरावाटी, तोरावाटी उसके एरिया को नाम देते हैं, यानी सीकर और झुंझुनू जहां तंवरों का शासन रहा है। तो इस नदी के अंदर विशेषता में कैचमेंट एरिया लिख दिया था ना इसमें, नोट में एक तो लिखो तोरावाटी का मीनिंग क्या है, ये लिख दो।
और इस नदी के किनारे स्थित सभ्यताओं के नाम लिख देना, गणेश्वर और सुनारी सभ्यता। तो नोट में लिखो तोरावाटी। तोरावाटी का मीनिंग क्या होता है? कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को, कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है, जिसमें शामिल जिले सीकर एवं झुंझुनू, जिसमें शामिल जिले सीकर एवं झुंझुनू। जिसमें शामिल जिले सीकर एवं झुंझुनू। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, तोरावाटी के बाद में कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे विकसित सभ्यता, डायग्राम अगर बनाओ तो लिखना रहने देना, डायग्राम में लिख लो। और डायग्राम नहीं बनाओ तो दोनों सभ्यताओं के नाम लिख दो, किनारे विकसित सभ्यता, विकसित सभ्यता जिसमें एक तरफ सुनारी सभ्यता और एक तरफ गणेश्वर सभ्यता। सुनारी के आगे ब्रैकेट में लिख देना खेतड़ी झुंझुनू, और गणेश्वर के आगे ब्रैकेट में नीम का थाना सीकर। सुनारी, खेतड़ी, झुंझुनू, और दूसरी है गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सीकर। गणेश्वर को कहा जाता है, जैसे आइड सभ्यता को बोला जाता है ताम्रवती सभ्यता राजस्थान की, क्योंकि ताम्रवती सभ्यता है वो सबसे पहले अपने उदयपुर के अंदर खोज हुई थी आइड सभ्यता की। तो आइड को कहा जाता है ताम्रवती, जबकि ताम्रवती उस आइड से भी ज्यादा भंडारण तांबे के कहाँ मिले, तो इस गणेश्वर को कहा जाता है ताम्रवती की जननी, यानी उसकी भी माँ कहा जाता है इसको। तो राजस्थान में ताम्रवती सभ्यता की जननी किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना। तो इस नदी की एक विशेष बात है कि राजस्थान में अंतःप्रवाही नदियों में सबसे लंबी, राजस्थान में अंतःप्रवाही नदियों में सबसे लंबी नदी है, और रिसर्च के दौरान इसकी लेंथ कितनी मानी गई है? 100 किलोमीटर। वैसे अंतःप्रवाही नदियों में कुछ एक की लंबाई है जो इंडिकेट की जाती है, जिसमें एक कांतली है। तो ये एक पॉइंट वैसे तो हम घगर में लिख के आ चुके हैं, लेकिन इस नदी में और इंडिकेट कर देना, यह राजस्थान में सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी, ब्रेक जो लंबी लिखा है उसके आगे ब्रैकेट में लिखना 100 किलोमीटर। यह है राजस्थान में सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी। यह है राजस्थान में सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी। लंबी का ब्रैकेट में 100 किलोमीटर लिख दीजिएगा, रिसर्च में इसकी लेंथ 100 किलोमीटर मानी गई है। तो ये कई बार स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में कांतली नदी की लंबाई 100 किलोमीटर है, तो इस स्टेटमेंट को या कथन को अपने को क्या मानना है? सही मानना है। इसके बाद में नंबर 3 पे जयपुर में 3 अंतःप्रवाही नदियां बताई थी, नदियों के नाम और पहाड़ी का स्टार्टिंग नेम लगभग मैच होता हुआ। वहां एक हिल्स आती है सेवर हिल्स, सेवर हिल्स जयपुर। सेवर हिल्स से उद्गमित होने वाली और अलवर का कोना लेकर निकलने वाली इस साइड में
हरियाणा की ओर जाने वाली, और हरियाणा के जिस भाग में विलीन होती है उसका नाम है गुड़गांव मैदान। गुड़गांव मैदान हरियाणा। तो ये गुड़गांव मैदान जहां हरियाणा में विलीन होती है, ये वाला जो इसका एरिया होता है, किसका? साबी नदी का। तो जयपुर की ओर से उद्गमित होती है, उस क्षेत्र में इसको नाम दिया जाता है साबी या साहिबी। साबी, या विद रेस्पेक्ट के साथ इस नदी को यह भी बोला जाता है साहिबी। हरियाणा की ओर जब ये एंट्री होती है तो अपने जो इंडियन क्रिकेट के एक प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं वीरेंद्र सहवाग, तो वीरेंद्र सहवाग का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से? नजफगढ़ से। कहां से है? नजफगढ़। तो ये नजफगढ़ आता है हरियाणा के अंदर, तो इनको कहा जाता है नजफगढ़ के सुल्तान। और एक मुल्तान में, जहां पाकिस्तान में 13 शतक ठोका था, वहां मुल्तान के सुल्तान, तो वो हेडिंग आई थी उस समय, मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। तो इसका मीनिंग मुल्तान से नहीं है, पाकिस्तान से नहीं है, नजफगढ़ से है। तो नजफगढ़ में नदी तेजी से बहती है और इस क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आती है। इसके अंदर राजस्थान के पूर्वी भाग में मुख्यतः जिस नदी में बाढ़ अधिक आती है, इसको कहा जाता था किसी टाइम अलवर का शोक, या अपने इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, मेवात। तो ये मेवात क्षेत्र के शोक के रूप में, यानी जिन नदियों में बाढ़ अधिक आती है उसमें जनधन की हानि अधिक होती है, और उन नदियों को उस एरिया के लिए शोक या सोरो कहा जाता है, दुख कहा जाता है उन क्षेत्रों को। जैसे कोसी का दुख या कोसी का शोक बिहार, दामोदर का शोक पश्चिमी बंगाल, महानदी का शोक ओडिशा, राजस्थान का शोक था पहले सरस्वती जब उसमें पानी अधिक था। वैसे ही अलवर की ओर शोक मुख्यतः किस नदी को कहते हैं? साबी या साहिबी नदी को। तो ये नदी जब नजफगढ़ एरिया में एंट्री करती है तो इसको कहा जाता है नजफगढ़ का नाला, नाला ऑफ नजफगढ़। तो नजफगढ़ का नाला किस नदी को बोला जाता है? साबी नदी को कहा जाता है। और थोड़ा सा पुराना नाम ही विद रेस्पेक्ट इसको हम कहते थे साहिबी नदी। तो इसमें लिखिएगा अगला हेडिंग, पॉइंट नंबर 3, साबी रिवर। साबी नदी का उद्गम कहां से है? सेवर पहाड़ी, सेवर हिल्स, अलवर। सॉरी, जयपुर। अलवर तो कैचमेंट एरिया है। जयपुर और अलवर, और अलवर कैचमेंट एरिया को क्रॉस करते हुए एंट्री कहां करती है? हरियाणा के गुड़गांव मैदान, जहां विलीन होती है, समाप्त होती है। आजकल देखो नदियों के अंदर अच्छे क्वेश्चन है, या तो ऐसी नदियां पूछी जाती हैं जो अपने एरिया से कम है, बाहरी राज्यों में अधिक है, उनकी सहायक नदियां, जैसे साबरमती, पश्चिमी बनास, या फिर नदियों के कैचमेंट एरिया को पूछते हैं एग्जामिनर। आजकल नदियों के नाम होते हैं, सामने एरिया के नाम होते हैं, ताकि वो देखते हैं किस स्टूडेंट के और रिवर्स हैं वो कितनी याद है। या नदियों का क्रम पूछते हैं राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, तो आपको आइडिया होना चाहिए राजस्थान में कौन सी नदी किस एरिया में है। तो अभी तक जो 3 नदियां बताई हैं ये क्रम में ही है। ऊपर घग्गर है, घग्गर से बाद में चूरू से लेके और नीचे सीकर तक वो एरिया है कांतली का। सीकर से बाद में नीचे जयपुर और अलवर वाली एरिया साबी का। फिर नीचे जयपुर से दौसा और भरतपुर वाला एरिया बाणगंगा। तो इसका मीनिंग है क्रमशः नदियां ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं अपन। तो इसमें अपवा क्षेत्र है जयपुर, और एक कैचमेंट एरिया राजस्थान का अलवर वाला पार्ट। इस नदी के किनारे जयपुर की एक प्रमुख सभ्यता है जिसका विकास हुआ है, जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता, जयपुर। तो इसमें सेवर हिल्स जयपुर करके, और इसको इस साइड में गुड़गांव मैदान हरियाणा कर देना।
और ये इस प्रकार की सभ्यता मानी जाती है। नाम जोधपुरा है, लोकेशन कहाँ है? जयपुर। और इस प्रकार की सभ्यता मानी जाती है जिसमें हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए। राजस्थान के अंदर सामान्यतः कई ऐसी जगह भी हैं जहां हाथी दांत की चूड़ियां फेमस हैं। तो आजकल हाथी दांत की वैसे ओरिजिनल तो पॉसिबल ही नहीं है बनना। तो आजकल स्टोन वगैरह इनसे, सीपी वगैरह इन्हीं से बनाई जाती है, कॉपी बनाई जाती है। क्योंकि किसी भी वन्य जीव का शिकार करके और उसके अंगों से कोई पार्ट्स आप नहीं बना सकते वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। अब कोई बेचता भी है, खरीदते भी हैं, तो वो नाम में ही खरीदा बेचा जाता है। बाकी हाथी दांत की कोई ओरिजिनल चूड़ी नहीं होती। तो कोई महंगे सीपीआई स्टोन से बनती है, वो थोड़ी महंगी बिक जाती हैं। तो इसमें क्वेश्चन नहीं आता, इसका कैचमेंट एरिया पूछा जा सकता है, जयपुर अलवर या राजस्थान की वह नदी जो राजस्थान से उद्गमित होकर और हरियाणा के गुड़गांव मैदान में विलीन होती है, वो नदी कौन सी है? साबे नदी, जिसको हरियाणा के अंदर नजफगढ़ का नाला कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नजफगढ़ का नाला। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, ये डायग्राम बना लिया। तो सभ्यता इसके किनारे जोधपुरा है, लेकिन जोधपुरा की लोकेशन जयपुर है। ये सिविलाइजेशन में भी हो गए होंगे आपके, सभ्यता में आई होगी ना, सभ्यता स्टार्ट नहीं हुई क्या? हो गए ना, तो ये नाम आया होगा उसमें, जोधपुर। क्या चीज? डिटेल में आपके आएंगे भी नहीं तो इतना। इसमें लिखिएगा, नोट में लिखो, नोट या विशेष में लिखिएगा, साबी राजस्थान की एकमात्र नदी जो हरियाणा के गुड़गांव मैदान में विलीन होती है। साबी राजस्थान की एकमात्र नदी जो हरियाणा के गुड़गांव मैदान में विलीन होती है। विलीन यानी समाप्त। चल वादो। साबी राजस्थान की एकमात्र नदी जो हरियाणा के गुड़गांव मैदान में विलीन होती है यानी समाप्त होती है। इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, साबी को हरियाणा में नजफगढ़ का नाला भी कहा जाता है। साबी को हरियाणा में नजफगढ़ का नाला भी कहा जाता है।